औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and welcome back to your course of F4 Business and Corporate Law. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था विच इज लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस में हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ को स्टार्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, हमने वैलिडिटी फैक्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे और हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। उसके बाद क्या क्लास खत्म हो गई थी? नहीं सर, आगे हमने पढ़ा था ऑफर के बारे में। ऑफर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ऑफर क्या होती है और कितनी तरह की ऑफर्स होती है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, which is enforceable by law, an agreement which is enforceable by law. What is an agreement? एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कि कोई ऑफर दे और उस ऑफर को कोई एक्सेप्ट करे, इट मेक्स एन एग्रीमेंट। एंड इफ दैट एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इज इट लायबल बाय लॉ, इट कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय लॉ, देन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये पढ़ा था, ये पूरी बात का खुलासा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपना इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, कि सर जो आप ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं विच कैन बी लीगली बाउंड फ्रॉम द कोर्ट, कि इस लीगल रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपका इंटेंशन भी होना चाहिए, आपकी कंसेंट भी होनी चाहिए, आपका दिल भी होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है कि एक इंसान की इंटेंशन, एक इंसान का इरादा, एक इंसान की नीयत होनी चाहिए टू बी इन अ लीगल रिलेशनशिप इफ दे वांट टू फॉर्म अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स अंडर व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर्म। दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। नंबर 1 इज लीगल रिलेशनशिप। नंबर 1 आपके पास आ जाता है आपका लीगल रिलेशनशिप विच विल बी इन्फोर्स थ्रू कोर्ट। जो कौन इन्फोर्स करेगा? जो कोर्ट इन्फोर्स करेगा, बिकॉज इट इज अ लीगल रिलेशनशिप, इसमें लॉ का एलिमेंट आता है। दूसरा आता है ट्रस्ट रिलेशन, भरोसे का रिश्ता, विच इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आप दोनों की आपसी समझदारी, आपसी रजामंदी के ऊपर डिपेंड करता हो, जो आप दोनों के आपसी रिश्ते के ऊपर डिपेंड करता हो, जो प्योर ट्रस्ट के ऊपर, भरोसे के ऊपर बेस करता हो रिश्ता। क्या कह रहा है? कोर्ट ऑफ लॉ ओनली इन्फोर्सेस दोज केसेस विच आर फॉर्म्ड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। कोर्ट ऑफ लॉ सिर्फ उन्हीं केसेस को इन्फोर्स करेगा, सिर्फ उन्हीं केसेस के ऊपर जजमेंट पास करेगा, सिर्फ उन्हीं केसेस को ट्रायल में लाएगा जिनमें इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप था। Burden of proof that there was no intention to form legal relation is on the party seeking to escape liability. अच्छा जी, अगर कहना ये चाह रहा है कि अगर दो पार्टीज आ रही हैं और दो पार्टीज कह रही है कि हमारे बीच में, और उसमें से एक पार्टी कह रही है कि हम दोनों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था, तो आप ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी है। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर बी इस बात को डिनाई कर रहे हैं, मिस्टर बी इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि मेरा तो इंटेंशन ही नहीं था, मेरा तो इंटेंशन ही नहीं था और मैं अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करना चाहता। मैं अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मैं अपना प्रॉमिस, मैं अपना वादा जो इसमें था, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में किया था, मैं उसको पूरा नहीं करना चाहता, मैं उसको फुलफिल नहीं करना चाहता। अब अगर मिस्टर बी कह रहे हैं कि वो इस वादे को फुलफिल नहीं करना चाहते, वो इस कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पाना चाहते, तो उनको सबसे पहले ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में उनका इंटेंशन ही नहीं था टू बिल्ड अ लीगल रिलेशनशिप। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में ये बात प्रूफ करनी पड़े कि इंटेंशन था नहीं था, तो प्रूफ मिस्टर ए को नहीं करना पड़ेगा। प्रूफ जो है वो मिस्टर ए को नहीं करना पड़ेगा, प्रूफ मिस्टर बी को करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा? मिस्टर बी को करना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर बी को अपनी जान छुड़ानी है, मिस्टर बी को निकलना है इस कॉन्ट्रैक्ट से, मिस्टर बी को अपनी ऑब्लिगेशन से आजाद होना है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? मिस्टर बी के ऊपर आएगा। ठीक हो गया है?
होप कि ये क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं इंटेंशंस एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट आर नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज बोथ पार्टीज लाई एट दैट टाइम। कह रहे हैं लड़ाई के टाइम पे तो किसकी क्या इंटेंशन थी हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो कह रहा है जब दो बंदे आपस में लड़ते हैं तो दोनों झूठ बोलते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो कोई भी ये बात तो मानेगा ही नहीं कि मेरा इंटेंशन था, नहीं मेरा इंटेंशन था। उस टाइम दोनों झूठ बोलेंगे, तो उस टाइम उनकी कही हुई बात हम नहीं मानेंगे, हम वैलिडेट नहीं करेंगे, हम इनवैलिड ठहराएंगे। कोर्ट ऑफ लॉ कंसिडर्स इंटेंशन, गौर से सुनिएगा, कोर्ट ऑफ लॉ कंसिडर्स इंटेंशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा था, जब तुम लोग दोस्ती दोस्ती खेल रहे थे, जब तुम लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे जो तुम लोग का इंटेंशन था वो कंसिडर किया। अगर उस टाइम पे तुम लोग का इंटेंशन था टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप तो ये लीगल रिलेशनशिप कायम हुआ। अगर उस टाइम पे तुम दोनों का ये इंटेंशन नहीं था तब जाके तब ये रिलेशनशिप कायम नहीं हुआ। बट कंसिडर क्या करेंगे उस टाइम को जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, जब आपको एक दूसरे से बहुत प्यार आ रहा था और आपको एक दूसरे पे बहुत भरोसा था। अब जब एक दूसरे का भरोसा टूट गया है, अब जब मामलात खराब हो गए हैं, आपकी इंटेंशन से कोर्ट को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। While determining intention at the time of formation of contract, कोर्ट ऑफ लॉ टेक्स सर्टेन assumptions that in, अब उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि उस टाइम पे उनकी इंटेंशन क्या थी, कुछ assumptions लेता है कोर्ट ऑफ लॉ। डोमेस्टिक एंड सोशल रिलेशनशिप, इंटेंशन इज ऑफ ट्रस्ट रिलेशन, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अगर डोमेस्टिक और सोशल रिलेशनशिप है, अगर फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक और सोशल रिलेशनशिप के क्या मतलब कि अगर फ्रेंड्स हैं, अगर फ्रेंड्स हैं, अगर रिलेटिव्स हैं, अगर सिबलिंग्स हैं, तो ये डोमेस्टिक और सोशल रिलेशनशिप्स हैं आपके, सही है। तो इन केसेस पे आपको पता होता है कि अगर आप इनके साथ डीलिंग कर रहे हो तो देयर इज अ चांस कि आपका कभी इरादा था ही नहीं लीगल, आप तो ट्रस्ट बेसिस पे डीलिंग कर रहे थे। फिर कह रहा है बिजनेस एंड कमर्शियल एग्रीमेंट, इंटेंशन इज ऑफ लीगल रिलेशनशिप। कह रहा है कि अगर बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट होगा, अगर कोई बिजनेस और कमर्शियल अरेंजमेंट करेगा, अगर दो बिजनेसेस के दरमियान ट्रेड का कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पक्का ही लीगल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे होंगे। वो क्यों लीगल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे होंगे? कोई आपसे इतनी बड़ी ट्रेड करने जा रहा है, कोई आपसे कोई टेंडर खरीदने जा रहा है, कोई आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में आना चाह रहा है, कोई आपसे शायद लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहे, तो वो एक सेफ्टी चाहेगा कि दिस लॉ शुड बी बाइंडिंग, दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी बाइंडिंग बाय द लॉ एंड देयर शुड बी अ लीगल रिलेशनशिप, ताकि अल्लाह ना करे अगर वो बाद में कुछ उल्टी सीधी हरकत करे, अगर वो बैक ऑफ करने की कोशिश करे, सो आई कैन होल्ड हिम अकाउंटेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आई कैन होल्ड हिम अकाउंटेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक हो गया जी। कह रहा है these assumptions can be rebutted, reversed based on a factor that if parties have bargained keenly, as if the parties are bargaining keenly, it gives an indication the lack of trust x legal relationship. Examples of domestic arrangements के बारे में क्या कह रहा है? Dealing between husband and wife, हमने बात की थी friends, relatives, siblings. Dealing between parents and children, dealing between relatives. Examples of rebuttals are business between parents and child, divorce when parents have high reliance factor on each other. कह रहा है these assumptions can be rebutted, reversed. ये रिवर्स हो सकती है based on a factor. Factor क्या है? That if parties have bargained keenly, as if the parties are bargaining keenly, it gives an, अच्छा जी क्या कह रहा है कि अगर ये चीज़ अजम्पशन हमारी रिवर्ट हो सकती है, ये डोमेस्टिक और सोशल रिलेशनशिप में भी आपका ट्रस्ट का एलिमेंट खत्म हो सकता है अगर आपस में पार्टीज के बीच में किसी तरह का कोई मसला, किसी तरह का कोई फसाद, किसी तरह का कोई बार्गेनिंग चल रही हो। जैसे इसने एग्जांपल दिए रिबेटल की, इसने एग्जांपल दिए हमें, इसने कहा कि भाई दो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में बिजनेस हो सकता है, आपस में बिजनेस कर रहे हैं, लड़ाई हो गई, डाइवोर्स हो सकता है, सही है, हाई रिलायंस फैक्टर और नीचे अदर हो सकता है, भाई दो पार्टीज एक दूसरे को नहीं बट बहुत रिलायंस है एक दूसरे को, तो क्या पता दो एक दूसरे को ना जानने वाली दो अनडोमेस्टिक पार्टीज के भी बीच में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप हो सकता है, और दो रिलेटेड पार्टीज के बीच में भी ट्रस्ट का फैक्टर नहीं हो सकता,
लीगल रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि आपस में भाई नहीं बनती फैमिलीज की, जरूरी नहीं है हर बाप बेटे की बने, हर माँ बेटे की बने, जरूरी नहीं है हर दो भाइयों की बने, नहीं होता। कुछ फैमिलीज टॉक्सिक भी होती है, कुछ फैमिलीज में ये मसले भी होते हैं, ट्रस्ट के इश्यूज भी होते हैं। तो उन केसेस में वो क्या करते हैं, वो ट्रस्ट से ज्यादा अपने लीगल, वो ट्रस्ट रिलेशनशिप से ज्यादा वो कोशिश करते हैं कि वो लीगल रिलेशनशिप में बाइंड हो। और अक्सर ऐसा होता है कि दो बिजनेस करने वाली पार्टीज के बीच में इतना अच्छी बॉन्डिंग होती है, इतना अच्छा ट्रस्ट का लेवल होता है कि वो इस बात को जरूरी नहीं समझते कि वो लीगल रिलेशनशिप बनाए और वो ट्रस्ट के। तो ये अजम्पशंस यहाँ पे आके रिवर्स हो जाती हैं। ये कुछ केसेस है जहां ये जो हमारी प्री डिटरमिन्ड अजम्पशंस है कि ऐसा ही और ऐसा ही होगा, कि डोमेस्टिक और सोशल रिलेशनशिप है तो ट्रस्ट का फैक्टर होगा, बिजनेस और कमर्शियल रिलेशनशिप है तो लीगल रिलेशनशिप का फैक्टर होगा। ये सोच इधर आके रिवर्स हो जाती है इन केसेस में आके ये सोच रिवर्स हो जाती है। कह रहा है whereas in business and commercial arrangement assumptions of court that is parties have intention to form a legal relation, however this assumption is reversed in following cases। अब किन केसेस में ये assumption reverse हो रही है? Honor clause, it is a clause which states that dealing is domestic arrangement therefore contract is not enforceable। कह रहा है कि एक ऑनर क्लॉज अगर हमारे बिजनेस के ट्रेड में आ गया, जो कि कह रहा है कि ये जो हमारे बीच में डीलिंग हो रही है ये एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट, ये घरेलू अरेंजमेंट है, ये हमारी आपसी अरेंजमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट अगर इस तरह कोई क्लॉज उस कॉन्ट्रैक्ट में आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट एज दे मे हैव बीन कंक्लूडेड इन प्रेशर कंडीशनल फॉर्मेशन ऑफ लीगल। कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स का क्या मतलब? कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल। ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो आपके बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, वो नहीं है इन्फोर्सेबल इन कोर्ट एज दे मे बी कंक्लूडेड इन प्रेशर कंडीशनल फॉर्मेशन ऑफ लीगल। मतलब किसी ने प्रेशर डाल के इनके ऊपर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, इसलिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्सेबल नहीं होते। दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट एंड कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द कोर्ट बिकॉज These may be concluded in pressure conditional formatting। के भाई किसी के ऊपर प्रेशर डाल के उसके से कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री करवाया हो। ठीक हो गया जी। कह रहा है एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ अंटिल अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा, कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस का फैक्टर तब तक के नहीं आता जब तक के एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है तो पार्टी के बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। अगर उसने एक्सेप्ट कर भी लिया, अगर उसने कोई ऑफर एक्सेप्ट कर भी लिया, बाद में बैक ऑफ करता है बगैर किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के। फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ए ने ऑफर की, बी ने एक्सेप्ट की। सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट, ए ने ऑफर की, बी ने एक्सेप्ट की, कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट लीगल। ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं था। अब ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस जो है इज नॉट इन्फोर्सेबल। ये एक्सेप्टेंस जो है ये अब इन्फोर्सेबल नहीं रही, ये अब इन्फोर्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लीगल। कह रहा है लेटर ऑफ कंफर्ट, it is a letter in which one party expresses an opinion that other party will be able to settle its own obligation. It is not regarded as guarantee letter, rather than it is just a letter of opinion, therefore has no legal existence. Letter of comfort क्या है? It is a type of letter, ये एक letter की type है in which one party, एक पार्टी एक्सप्रेस कर रही है अपना ओपिनियन दैट अदर पार्टी, एक पार्टी कह रही है कि यार ये जो दूसरी पार्टी है, जो अदर पार्टी है, ये अपनी ऑब्लिगेशन सेटल कर देगी। ये कोई गारंटी लेटर नहीं है, ये सिर्फ एक ओपिनियन दे रहा है कि मुझे लगता है कि ये अपनी ऑब्लिगेशन सेटल कर देगा। तो ये लेटर चूंकि कोई गारंटी नहीं है, कोई आपको गारंटी नहीं दे रहा है इस बात पे, सिर्फ अपने ओपिनियन शेयर कर रहा है, इसीलिए इट इज जस्ट अ लेटर ऑफ ओपिनियन और इसकी कोई लीगल हैसियत, इसकी कोई लीगल इंटेंशन नहीं है। तो इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने ये सीखा कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होना चाहते हैं, सो देयर शुड बी एन इंटेंशन to be in a legal relationship, to form a legal relationship। ठीक हो गया जी। दो तरह के रिलेशनशिप्स का हमने पढ़ा, लीगल रिलेशन और ट्रस्ट का रिलेशन। हमने उन केसेस के बारे में बात की जहां ट्रस्ट का रिलेशन आता है, उन केसेस के बारे में बात की जहां लीगल रिलेशनशिप आता है। जनरल अजम्पशन के बारे में बात की, जनरल अजम्पशन के रिबेल्स के बारे में बात की, और इसके अलावा हमें कुछ इसमें नहीं पढ़ना। आगे बढ़ते हैं।
इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज इन्विटेशन टू ऑफर। उसके बाद फिर हम आएंगे टर्मिनेशन ऑफ ऑफर पे। इन्विटेशन टू ऑफर का क्या मतलब है? इन्विटेशन टू ऑफर के बारे में हमने ऑफर पढ़ते हुए भी पढ़ा था कि समटाइम्स कभी कभार हम ऑफर कर रहे होते हैं, कभी कभार हम सिर्फ एक इन्विटेशन दे रहे होते हैं टू समवन टू मेक एन ऑफर। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे लास्ट वो उसमें दिया था ऑफर के केस में, मैंने एक एग्जाम्पल दी थी। वो एग्जाम्पल ये थी, अगर हम इस एग्जाम्पल पे वापसी आए तो आई वॉन्ट टू सेल माई टीवी फॉर रुपीज़ 20,000 टू यू। मैं अपना टीवी बेचना चाहता हूँ 20,000 रुपये का तुम्हें। आई एम मेकिंग दिस ऑफर टू यू। What will you say if you want to accept this offer? You'll just say, okay, I want to buy this TV from you. I will buy this TV from you for the price of 20,000. I gave you an offer, you accepted it. Contract has been made. Contract बन गया, सही हो गया। अब अगर मैं आपसे कहता या मैं पैम्फलेट लगा देता, या मैं अखबार में अनाउंस कर देता, या मैं फेसबुक पे पोस्ट कर देता, अगर मैं कहता कि अब ये हमारी ऑफर की टर्म थी, अब मैं इसको लेके जा रहा हूं इनविटेशन टू ऑफर में। अगर मैं कहता प्लानिंग टू सेल माय टीवी, हिट मी अप इफ इंटरेस्टिंग। ये मैंने लगा दी अपनी क्या लगाई मैंने, ये मैंने लगा दी अपनी इंस्टा स्टोरी। सही है, थोड़ा इंस्टा का टच भी दे दे। ये मैंने लगाई अपनी इंस्टा स्टोरी मैंने क्या लगाई? प्लानिंग टू सेल माई टीवी, हिट मी अप इफ इंटरेस्टेड। मेरा इरादा है कि मैं अपना टीवी बेचना चाहता हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे कांटेक्ट करें। क्या मैं आपको ऑफर दे रहा हूं? इसमें कहीं भी कोई ऑफर है क्या? मैंने कोई प्राइस कोट की है क्या? मैंने किसी कंसिडरेशन की बात की विच आई एम प्लानिंग टू पे टू यू? नो, what am I doing? I am inviting you कि come sir, please come and make me an offer. I am inviting an offer कि कोई आए अल्लाह का नेक बंदा और मुझे बताए कि मेरे इस टीवी के बदले वो मुझे कितने देगा। अब पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। मेरा पार्टी इज अच्छा इन्विटेशन टू ट्रीट या इन्विटेशन टू ऑफर सेम थिंग। व्हेन अ पार्टी इज इनिशिएटिंग negotiations, they are said to have made an invitation to treat. An invitation to treat cannot be accepted to form a binding contract. Example of invitation of treat include. क्या कह रहा है कि ये एक it cannot be accepted to be treated as a binding contract. मतलब अगर मैंने ये स्टोरी लगाई, कोई आके ये नहीं बोल देगा हाँ ठीक है क्या, हाँ मैं खरीद रहा हूँ, अबे मैं तुम्हें बेच कर रहा हूँ। आप ही ने तो बोला प्लानिंग टू सेल माई टीवी, मैंने आगे ये भी तो लगा हिट मी अप इफ इंटरेस्टेड। इसका ये मतलब थोड़ी है भाई मैं बेच रहा हूँ बट तुम मुझे कोई प्राइस दोगे, तुम मुझे ऑफर लगाओगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ना। तुम एक्सेप्ट क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं मुफ्त में बेच रहा हूँ? नहीं भाई नहीं, दहेज थोड़ी दे रहा हूँ तुम्हें जो मैं मुफ्त में दूंगा। तुम मुझे इसकी प्राइस लगा के दो, मैं तुम्हें बेचूंगा। तो उसके हाँ बोलने से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन गया क्योंकि मैंने कभी ऑफर ही नहीं की। सही है, मैं इनवाइट कर रहा हूं कि भाई तू आ मुझे ऑफर दे, मैं एक्सेप्ट करूंगा तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तुम मेरे ऊपर उनो रिवर्स नहीं खेल सकते कि आपने स्टोरी लगाई थी, मैंने हाँ बोल दिया, हो गया कॉन्ट्रैक्ट लाओ। आपने कोई प्राइस नहीं लिखी थी इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्राइस ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। इसमें एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? ऑक्शन सेल्स, ऑक्शन जो होते हैं हमारे, नीलामी जो होती है। एडवर्टाइजमेंट इश्तिहारात, जैसे इंस्टा की स्टोरी लगाए, इट इज अ फॉर्म ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जाम्पल प्राइस लिस्ट और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स। एग्जीबिशन ऑफ गुड्स और सेल, एग्जीबिशन लगती है एक्सपो वगैरह पे, वहाँ पे जाके बात करते हैं उसके ऊपर भी। एन इन्विटेशन फॉर टेंडर्स, के टेंडर किसी कॉन्ट्रैक्ट का इन्विटेशन देना कि आप आए प्लीज मेरे साथ एक टेंडर बुक कर लें, मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो ये भी एक इन्विटेशन है। एन इन्विटेशन टू ट्रीट कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। अब ये महंगी डेफिनेशन आ रही है। क्या आ रही है? महंगी डेफिनेशन, ये भारी डेफिनेशन आ रही है। एन इंडिकेशन दैट अ पर्सन इज प्रिपेयर्ड to receive offers
with a view to entering into a binding contract. For example, an advertisement of goods for sale or a company prospectus inviting offers of share, it must be distinguished from an offer which requires only acceptance to conclude the contract. सबर सबर सबर, घबराना नहीं है, पसीने वापसी लेके जाएं, अभी समझ में आएगा, अभी 2 मिनट में इस डेफिनेशन को दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे. An indication that a person is prepared, that a person, यार कलर चेंज करें सर, क्या लाल लाल कर दिया. That a person is prepared, that a person is prepared. Am I prepared? Yes, I am, because I'm planning to sell my TV. It means that I'm prepared to receive offers. Hit me up to receive offers. आगे कहाँ है? With a view to entering into a binding contract. Am I wanting to be in a binding contract? Yes, that is why I'm asking you to hit me up if you're interested. If I'm not interested, if I don't want to sell, then why would I ask you to hit me up? ठीक है. For example, an advertisement is, what is this? What is this, sir? What is this? Tell me. Sir, it is an advertisement. It is an advertisement. ये एक advertisement ही तो है, ये एक इश्तिहार ही तो है कि मुझे ये चीज़ बेचनी है, अगर किसी को ख़रीदनी है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आए मुझे ऑफ़र दे, मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है. ठीक है जी. अच्छा, क्या कह रहा है? ये अलग होनी चाहिए, इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन ऑफर विच रिक्वायर्स ओनली एक्सेप्टेंस. ये ऑफर से अलग होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए कि अलग है. ठीक है जी. इसमें हमने क्या पढ़ा? ऑक्शन सेल्स. ऑक्शन सेल्स में जब लोग आते हैं, नीलामी के लिए जब लोग आते हैं ऑक्शन हाउस में, तो वो बिडिंग करते हैं. दैट बिडिंग इज एन ऑफर. बट अ कॉल फॉर एन ऑक्शन, अ कॉल फॉर एन ऑक्शन, उस ऑक्शन की अनाउंसमेंट इज नॉट इटसेल्फ एन ऑप्शन, इट इज एन इन्विटेशन कि आओ, बोली लगाओ, अपनी बिडिंग लगाओ, जो तुम बिड लगाओगे उस पर अगर मैंने तीसरा हैमर मारा, वो चीज तुम्हारी, जाओ, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब वो एक्सेप्टेंस होगी. ऑफर क्या? 10 लाख, 10 लाख 1,000, 10 लाख 2,000, 10 लाख 3,000, 20 लाख, सब खामोश. अब ये 20 लाख क्या है? ऑफर है. सब खामोश. 1 2 3, एक्सेप्टेड, सोल्ड. एक्सेप्ट कर लिया ऑफर की, एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ये इसको 20 लाख रुपए देगा, वो उसको वो चीज देगा जिसकी बिडिंग चल रही है. ऑक्शन इटसेल्फ इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बट एन कॉल फॉर एन ऑक्शन कि भाई आ जाओ, इसकी नीलामी चल रही, इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. एग्जीबिशन ऑफ गुड्स और सेल. गुड्स वगैरह की एग्जीबिशन है, उधर जाते हैं, उधर लोग एग्जिबिट करते हैं, आप उधर जाके बोलते हैं माशाल्लाह ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, 10,000 दूंगा, दोगे पेंटिंग? जी दे दूंगा. आपने ऑफर की, उसने एक्सेप्ट की, पेंटिंग आप घर लेके चले गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. एन इन्विटेशन फॉर टेंडर्स. बंदा घर में बैठा हुआ है, इन्विटेशन दे रहा है लोगों को कि यार आओ मेरे साथ सौदे करो, मेरे साथ. मैं बंदा है, बड़ा बिजनेसमैन है, पोर्ट कासिम में उसकी पोर्ट है, अपनी ट्रेडिंग करता है, कह रहा है यार आओ मुझसे कंसाइनमेंट खरीदो, आओ मुझसे कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट खरीदो. वो इन्वाइट कर रहा है लोगों को टेंडर के लिए, तो वो ऑफर नहीं कर रहा, वो इन्वाइट कर रहा है कि आप आओ, अपने प्राइस कोट करो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने की कोशिश करो. ईजी कॉन्सेप्ट था, कोई मुश्किल नहीं है. हमें फ़र्क पता चल गया कि ऑफर और एक इन्विटेशन टू ऑफर में क्या फ़र्क होता है. अब हम आते हैं उस ऑफर की टर्मिनेशन पे कि ऑफर टर्मिनेट कैसे करता है. कह रहा है एन ऑफर में ओनली बी एक्सेप्टेड व्हाइल इट इज स्टिल ओपन. इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सेप्टेंस द ऑफर मे बी टर्मिनेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. एक ऑफर तभी एक्सेप्ट हो सकती है जब तक कि वो ओपन है, जब तक कि वो ओपन है, जब तक कि उसकी वैलिडिटी ऑन है, जब तक कि वो वैलिड है. एक हद अगर एक्सेप्टेंस नहीं होती तो ऑफर टर्मिनेट हो जाएगी विद इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी एक तरीके से. या तो रिजेक्शन होगी, या तो काउंटर ऑफर होगी, या तो लैप्स ऑफ टाइम होगा, या रिवोकेशन बाय द ऑफरर होगा, या फेलियर ऑफ अ कंडीशन होगा, या डेथ ऑफ वन पार्टी. सब पढ़ेंगे, इजी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है. रिजेक्शन में क्या कह रहा है? As noted earlier, outright rejection terminates an offer. A counter offer when the person to whom offer is made processes new amended terms also terminate the original. कह रहा है सर जी, कह रहा है कि an outright rejection terminates an offer. मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको ऑफर दी, बात सुनो यार. ये टीवी जो तुम बेच रहे हो ना मुझे, अब मैं अपने आप को ऑफर दे रहा हूँ. मैं एक मेरे इंस्टा का दोस्त हूँ जिसने मैसेज किया यार बात सुनो यार, ये टीवी मुझे 2,000 रुपये का दे दो. अब मैंने आपको ब्लॉक मार दिया. आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया मुझे 2,000 का भेज दो. मैं इतना गुस्सा है, मैंने आपको वहाँ से ही ब्लॉक मार दिया. मैंने आपको हर जगह से ब्लॉक मार दिया. इसका क्या मतलब हुआ? दैट आई एम रिजेक्टिंग योर ऑफर, दैट आई एम रिजेक्टिंग यू. सही है. अ नो इज अ नो, अ यस इज अ यस. सुना है ना लड़कों, ना सुनने की आदत हो गई और रिजेक्शंस की तो आदत हो गई होगी. सो व्हेन यू आर ऑफरिंग समवन,
एंड दैट पर्सन सेज नो, तो ढीठ नहीं बनना, ढीठ नहीं बनना। ना का मतलब ना होता है, ना का मतलब ना होता है। you're too good for me, इसका भी मतलब ना होता है। you deserve someone better, इसका भी मतलब ना होता है। so a rejection of an offer means that it terminates the offer। अब आप कहीं और जाएं, आप कहीं और ट्राई करें, इधर आपका कुछ भी नहीं है। कह रहा है आगे, नीचे उसने काउंटर ऑफर की बात की, बट काउंटर ऑफर पूरा आगे आ गया। Acceptance must be unqualified agreement to the terms of the offer, a purported acceptance which introduce any new terms is a counter offer which is the effect of terminating the original offer। कह रहा है कि अगर एक ऑफर की टर्म्स में चेंज करके कोई सामने से कोई तो हल्की सी अमेंडमेंट करता है उस ऑफर के अंदर, उसके टर्म्स को चेंज करता है, तो उससे क्या होता है, वो एक काउंटर ऑफर कहलाती है, जिससे आपकी पुरानी ऑफर खत्म हो जाती है और फिर आप एक नई ऑफर बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे बोला 2,000 रुपये, मुझे इतनी बुरी नहीं लगी क्योंकि मुझे पता था मेरी टीवी खराब है, चलता तो है नहीं, मैं ऐसे ही लगा दी थी। तो अगर 2,000 रुपये कबाड़ के पैसे में बिक जाए तो बिक जाए। लेकिन मैंने कहा यार, मेरे अंदर का शैतान जागा, मुझे लालच जागी। मैंने कहा यार, अगर अभी मान गया तो ये और कम कराएगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं, 2,000 रुपये नहीं, 4,000 रुपये। अब मैंने क्या किया, मैंने काउंटर ऑफर की। जब मैंने काउंटर ऑफर की तो उसकी 2,000 वाली ऑफर खत्म हो गई और अब 4,000 इज द ओरिजिनल ऑफर। याद आ रहा होगा, पहले पढ़ चुका हूं लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूं। सही है, तो काउंटर ऑफर के बनने से पुरानी ऑफर टर्मिनेट हो जाती है एंड द काउंटर ऑफर इज योर न्यू ऑफर। लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम में कह रहा है एन ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड, an offer may be expressed to last for a specified time. If, however, there is no express time limit set, it expires after a reasonable time। कह रहा है कि हर कॉन्ट्रैक्ट की एक टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर अगर एक बंदे ने वो एक्सेप्टेंस दे दी, अगर एक ऑफर की, एक हर ऑफर की, जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर, अगर उस लिमिटेड टाइम के रहते उस बंदे ने, किसी ने एक्सेप्ट कर ली, सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही है, बन जाएगा। बट अगर वो टाइम लैप्स हो गया, अगर वो टाइम गुजर गया, अगर वो वक्त एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट किसी के लिए वो ऑफर टर्मिनेट हो जाएगी। अगर वो उस टाइम के बाद एक्सेप्ट करता है तो वो ऑफर अब वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी क्योंकि उसका टाइम खत्म हो चुका है। इट वाज अ लिमिटेड टाइम ऑफर। ठीक हो गया जी। और अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं भी है सो आफ्टर अ रीजनेबल टाइम वो खत्म हो जाएगी। सही है, जैसे साल 2 साल बाद अगर कोई बंदा बोले यार तुमने 1 साल पहले मुझे ऑफर दी थी, भाई क्या तुमने जवाब ही नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने किसी और को दे दिया, सो आफ्टर रीजनेबल टाइम वो ऑफर टर्मिनेट हो जाती है। कह रहा है रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर, रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर का क्या मतलब, रिजेक्शन और रेवोकेशन में क्या फर्क है, अभी पढ़ते हैं। द ऑफर may revoke their offer at any time before acceptance if they undertake that their offer shall remain open for acceptance for a specific time, they may still revoke it within that time unless by a separate contract they agreed to be keep it open। This is known as option contract। क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिवोकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि मिस्टर ए के मैंने ये स्टोरी लगाई, सही है, मैंने ये स्टोरी लगाई और उस बंदे ने मुझे, एक बंदे ने ऑफर की टू बाय फॉर ₹20,000। 20,000 का मेरा कोई टीवी खरीद रहा है सर, 20,000 का। मैं फौरन से, मैंने 2 घंटे बाद मैसेज देखा, मैं हक्का बक्का, मैंने कहा 2,000 की चीज कोई 20,000 में खरीद रहा है। मैं उसको टेक्स्ट करने गया, इसने ये मैसेज डिलीट कर दिया, इसने मैसेज डिलीट कर दिया। मैं बार बार चैट रिफ्रेश करे जा रहा हूँ, मैंने इसको मैसेज किया, आपने कुछ भेजा था, आपने कोई मैसेज किया था, वो कह रहा है नहीं मैंने तो नहीं किया था। उसने अपनी ऑफर, ये मैसेज को डिलीट करना, इट मीन्स दैट ही रिवोक्ड हिज ऑफर। उसने अपनी ऑफर वापसी ले ली। उसको लगा कि यार, उसको अंदाजा हो गया कि वो कितना बड़ा गधा था कि वो इस टीवी के 20,000 रुपये दे रहा था। तो उस गधापंती को रियलाइज करते हुए उसने वो ऑफर रिवोक कर ली बिफोर आई कुड एक्सेप्ट इट। नाउ दैट ही हैज रिवोक्ड दैट ऑफर, I don't have an option to accept because I don't have any offer to accept right now, because the offer that was initially given to me has been revoked before I could give any acceptance. So there is no chance of making a contract or to bind him legally। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Failure of a condition, an offer may be conditional
in that it is dependent on some event occurring or there being a change of circumstances. If the condition is not satisfied, the offer is not capable of acceptance. कह रहा है कि कुछ offers conditional भी हो सकती हैं. That in that the dependent on some event occurring and there being a chance of circumstances. If condition is not satisfied, the offer is not capable of acceptance. Example ने, example का मतलब है, example में कह रहा है दोस्त बैठे हुए हैं. दोस्त ने बोला, दोस्त पाकिस्तानी क्रिकेट का पागल फैन, समझ रहे, पागल फैन समझते हैं, बिल्कुल पागल, मतलब नफसियाती की हद तक कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार है. उसने बोला कि इफ पाकिस्तान विंस टुडे, अगर पाकिस्तान आज जीता तो डिनर एट मंदी हाउस. कह रहा है अगर पाकिस्तान जीता तो मेरी तरफ से डिनर होगा किधर, मंदी हाउस पे. हमने कहा बेहतरीन है यार, बेहतरीन. इट इज एन ऑफर कि वो कह रहा है, मैं वो ऑफर दे रहा है कि मैं मंदी हाउस पे, यूनिलेटरल ऑफर है कि मैं मंदी हाउस पे तुम्हें डिनर कराऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं देना. यूनिलेटरल ऑफर है, ऑफर कर रहा है, बट विद अ कंडीशन. दिस इज अ कंडीशन. और अब तो जैसे हालात है, इट इज एन इम्पॉसिबल कंडीशन. मतलब इस कंडीशन पे तो रख के मैं किसी को बुर्ज खलीफा गिफ्ट देने का नाम वादा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी होना ही नहीं है. तो इफ पाकिस्तान विंस टुडे डिनर एट मंदी हाउस, हम खुश. पाकिस्तान हार गया, हम गए यार भले पाकिस्तान हारा, खाना तो खिला दे. बोले मंदी हाउस तो लेके ही नहीं जाऊंगा, खाना तो मैं खिलाऊंगा, बिकॉज वो ऑफर अब खत्म हो चुकी है, वो ऑफर अब नहीं बची. क्यों? क्योंकि वो ऑफर कंडीशनल थी. मैंने तो ये कंडीशन रखी थी कि पाकिस्तान जीतेगा तो खिलाऊंगा, नहीं जीतेगा उसकी तो कोई बात ही नहीं की थी. अब जब कंडीशन ही मीट नहीं की तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हमने भी बोला यार सही तो कह रहा है, गलत तो नहीं कह रहा. तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि अगर ऑफर के साथ किसी तरह की कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है, अगर ऑफर के साथ किसी तरह की कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है और वो कंडीशन पूरी नहीं होती तो ऑफर भी पूरी नहीं होगी, टर्मिनेट हो जाएगी. फिर कह रहा है टर्मिनेशन बाय डेथ. भाई जिसने ऑफर की अगर वो मर गया तो ऑफर खत्म, सिंपल इज दैट. कि वही जो मंदी हाउस खिला रहा था, पाकिस्तान जीत जाता, वही मर जाता अल्लाह ना करे, तो ऑफर ही खत्म. कौन खिलाता? यही लिखा हुआ है, द डेथ ऑफ द ऑफरी टर्मिनेट्स द ऑफर. द डेथ ऑफ द ऑफरी टर्मिनेट्स द ऑफर. जिसको ऑफर की जा रही है वो भी मर जाए तब भी ऑफर खत्म. द ऑफरर्स डेथ टर्मिनेट्स द ऑफर. जो ऑफर कर रहा है वो मर जाए तब भी खत्म, ऑफरी भी ऑफरर भी. अनलेस द ऑफरी accepts the offer in ignorance of the death, and now the offer is not of a personal nature. कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यही वाली एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर इफ पाकिस्तान विंस टुडे डिनर एट मंदी हाउस, कह रहा है कि मैं डिनर कराऊंगा मंदी हाउस में, बट मैं पैसे नहीं दूंगा. सही है, डिनर एट मंदी हाउस, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, विच विल बी पेड बाय माय ब्रदर. भाई रजामंद है, भाई भी राजी है. इसने बोला कि अगर मैं पाकिस्तान जीत गया तो मैं तुम लोग को डिनर कराऊंगा, मेरा भाई पैसे देगा, क्योंकि मैं निकम्मा हूं, मैं सारे पैसे अपने भाई से लेता हूं. हमने कहा ठीक है भाई, जो भी दे हमें खाना दे. मान गई बात. पाकिस्तान जीत गया, दोस्त मर गया. सैड बात है, थोड़ी खुशी ज्यादा है, पाकिस्तान जीत गया लेकिन बेचारा दोस्त भी मर गया. अब दोस्त मर गया, अब हम क्या, हमने 2 मिनट के लिए ताजियत की, 1 दिन 2 दिन मैयत वगैरह के काम से निपटे. हम उसके भाई के पास गए, हमने कहा बात सुनो यार, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था हमें कि अगर पाकिस्तान जीता तो वो मंदी हाउस पे डिनर कराएगा और आप पैसे दोगे, आपने बात भी की थी. तो बोला हाँ. बोला पैसे मंदी हाउस जाना. बोला यार मेरा तो भाई मर गया, जिसने ऑफर दी थी वही मर गया. उसने बोला, हमने बोला फर्क नहीं पड़ता बॉस, इस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द ऑफर इज डेट टर्मिनेट्स द ऑफर अनलेस द ऑफरी एक्सेप्ट्स द ऑफर इन इग्नोरेंस. हमें थोड़ी पता था कि वो मरने वाला है, हमने तो उससे पहले ही एक्सेप्ट कर ली थी, हमने तो उसके मरने से पहले एक्सेप्ट कर ली थी, हमें तो पता ही नहीं था. और अब जब हमने एक्सेप्ट कर ली
एंड द ऑफर इज नॉट अ पर्सनल नेचर, और उसको नहीं पे करना, आपको पे करना है। अगर उसको पे करना होता तो ऑब्लिगेशन उसको पर्सनली निभानी पड़ती, पर्सनल नेचर की हो जाती है। अब आपको पे करना है तो आप तो जिंदा हो, आप तो दो। तो समझ रहे हैं, अगर ऑफर ही मरा, अगर हम में से कोई मरता, अगर हम मर जाते तो मंदी हाउस किसको खिलाता, ऑफर खत्म। अगर वो मरा और मंदी हाउस के पैसे उसको देने थे, ऑफर खत्म। अगर वो मरा, पाकिस्तान जीत गया, कंडीशनल, देखे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया ना, कंडीशनल कंडीशन भी मीट करके पाकिस्तान जीत गया, वो मर गया। अब वो मर गया, ऑफरर ही मर गया, मगर उसने ऑफर में कहा था कि पैसे मैं नहीं, ऑब्लिगेशन प्रॉमिस मैं नहीं पूरा करूंगा, कौन करेगा, मेरा भाई पूरा करेगा। तो भाई तो जिंदा है, भाई को तो पकड़ा जा सकता है। तो भाई को पकड़े और बोले मंदी हाउस लेके जाए, ऑफर की थी, निभानी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टर्मिनेशन ऑफ ऑफर की काइंड्स, रिजेक्शन हमने पढ़ा जो जिससे आप सब बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। काउंटर ऑफर हमने पढ़ा, लैप्स ऑफ टाइम हमने पढ़ा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर हमने पढ़ा, फेलियर ऑफ अ कंडीशन हमने पढ़ा, टर्मिनेशन बाय डेथ हमने पढ़ा। यहाँ पे हमारा ऑफर का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सेप्टेंस पर। अच्छा जी, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कट स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अपने एग्रीमेंट के नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज एक्सेप्टेंस। ऑफर की हम बात कर चुके हैं, ऑफर के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एग्रीमेंट का नया पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, विच इज एक्सेप्टेंस। शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एन अनक्वालिफाइड एग्रीमेंट टू ऑल द टर्म्स ऑफ एन ऑफर. Acceptance is generally not effective until communicated to the offerer, except where the postal rule applies, in which case acceptance is complete and effective as soon as it is posted. क्या कह रहा है? कह रहा है acceptance unqualified होनी चाहिए, किसी भी तरह की changes नहीं होनी चाहिए acceptance के दौरान, to all the terms of the offer. चुपचाप हाँ बोल के सारी terms को अगर मानते हो एक offer की without changing a dot, it is known as acceptance. If you even change a slight thing in the offer that is given to you, it will turn it into a, क्या करेगा, काउंटर ऑफर बना देगा, and that will terminate the offer. It won't be counted as acceptance. But अगर आप डॉट हर चीज पे मानते हो तो acceptance है. Acceptance is generally not effective until communicated to the offerer. तब नॉर्मल हालात में acceptance तब तक के नहीं माना जाता, तब तक के अप्लाई नहीं होता जब तक के ऑफरर को बताया ना जाए, जब तक के ऑफरर को कम्युनिकेट ना हो जाए, जब तक के ऑफर को पता ना चल जाए कि आप एक्सेप्ट कर चुके हो। बट पोस्टल रूल एक ऐसा रूल है जिसके अंदर एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है जब एज सून एज इट इज पोस्टेड, पोस्ट होने के साथ ही वो एक्सेप्ट हो जाती है। क्या है पोस्टल रूल, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, अभी घबराने की जरूरत नहीं, अभी पढ़ना भी नहीं था, इसने पता नहीं क्यों इधर जिक्र कर दिया, सुकून से पढ़ेंगे पोस्टल रूल है क्या, डरो मत, आप भगा नहीं रहा, इस पर वापसी आएंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी 10 मिनट बाद ही इसको पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस मे बी डिफाइंड एज फॉलोज, अभी एक भारी डेफिनेशन, अ पॉजिटिव एक्ट बाय अ पर्सन टू हुम एन ऑफर हैज बीन मेड which if unconditional brings a binding contract into the effect. एक पॉजिटिव, एक अच्छा अमल एक इंसान का जिसको ऑफर की गई थी और अगर उसने अनकंडीशनली, बगैर कुछ छेड़खानी किए, बगैर कुछ चेंजेस किए, अगर बगैर कोई कंडीशन रखे उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट पैदा हो जाएगा। सही है जी। अब बात होती है कि एक्सेप्टेंस की कितनी तरह की टाइप होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइलेंस की। There must be some act on the part of the offeree to indicate their acceptance. Silence is not acceptance. There should be some kind of an act जो कि इस बात को इंडिकेट करे कि सामने वाला हाँ बोल रहा है। खामोशी का मतलब हाँ नहीं है, खामोशी का मतलब ना भी हो सकता है, कहना ये चाह रहा है, कह रहा है कि अगर आपको हाँ बोलना है तो जरा मुंह खोल, हिम्मत कर, बोल कि तेरा हाँ है कि ना है, बस बहुत प्यार से ये कहना चाह रहा है वो आपको। इसके बाद एक छोटा सा केस है जिसमें इस बारे में बताया गया, कह रहा है द क्लेमेंट रोड टू हिज नेफ्यू ऑफरिंग टू बाय द नेफ्यूज हॉर्स एडिंग इफ आई हेयर नो मोर अबाउट हिम आई कंसिडर द हॉर्स इज माइन। द नेफ्यू इंटेंडेड टू एक्सेप्ट हिज अंकल्स ऑफर बट डिड नॉट रिप्लाई। ही इंस्ट्रक्टेड द डिफेंडेंट an auctioneer not to sell the horse. Owing to a misunderstanding,
The horse was sold to someone else. The uncle sued the auctioneer. The auction failed. The claimant had no title to the horse. कह ये रहा है कि क्लेमेंट ने, जो अंकल है, जो क्लेमेंट है, क्लेमेंट कौन है? अंकल। उसने अपने भांजे को, नेफ्यू को, भतीजे को, जिसको भी, एक लेटर लिखा जिसमें उसने ऑफर की कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। ये लिखा कि अगर मुझे तुमसे कोई जवाब नहीं मिला, इफ़ आई हेयर नो मोर अबाउट हिम आई कंसिडर द हॉर्स माइन। अगर इसके बारे में तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो आई विल कंसिडर कि ये घोड़ा मेरा है। द नेफ्यू इंटेंडिंग टू एक्सेप्ट हिज अंकल्स ऑफर, उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली, बट उसने जवाब नहीं दिया, उसने रिप्लाई नहीं दिया। अब he instructed the defendant. अब डिफेंडेंट कौन है जिसके खिलाफ ये केस हुआ है? क्लेमेंट कौन है? अंकल जिन्होंने ये केस किया है। किसके ऊपर? ऑक्शनर के ऊपर। क्यों किया अभी पता चलेगा। He instructed the defendant, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, जिसके खिलाफ केस हुआ है, an auctioneer not to sell the horse, उसने अपने ऑक्शनर को बोला कि ये घोड़ा बेचना मत। Owing to a misunderstanding, the horse was sold to someone else. The horse was sold to someone else. The uncle sued the auctioneer. अंकल ने किसको सू किया? ऑक्शनर को, जिसने वो घोड़ा किसी को बेच दिया। डिसीजन क्या लिया? The action failed. The claimant had no title to the horse. डिसीजन ये हुआ कि ऑक्शनर बच गया और क्लेमेंट के हाथ में कोई भी टाइटल ऑफ हॉर्स नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों? घोड़ा उसके नाम नहीं हुआ। नेफ्यू तो राजी था, मान चुका था, एक्सेप्ट कर चुका था। अब क्या करे सर वो मानने के लिए? सर वो जवाब दे। He did not reply. यही तो उसने गलती की। जवाब दे देता, एक्सेप्टेंस एविडेंस के फॉर्म में होती, कम्युनिकेटेड होती, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होता। उसने जवाब ही नहीं दिया कि कभी एक कॉन्ट्रैक्ट बन सके। अब जब जो कि उसने जवाब नहीं दिया, अब ऑक्शनर जो करे उसकी मर्जी। ठीक है, अब ऑक्शनर इज नॉट अकाउंटेबल। ऑक्शनर की गलती थी, बट आप उसको कोर्ट में अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, आप उससे हॉर्स का टाइटल नहीं छीन सकते। ठीक हो गया जी। अब कह रहा है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको ऑक्शनर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या जिस बंदे को उसने बेचा उससे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट दैट हॉर्स। बट अब नेफ्यू के हाथ में तो वो हॉर्स नहीं रहा। कह रहा है गुड्स विच आर सेंट or services which are rendered to a person who did not request them are not accepted, merely because they are not returned to the sender. Unsolicited Goods and Services Act 1971. The recipient may treat them as an unsolicited gift. बीच में एक अजीब ही मजाक निकला था, अजीब ही ट्रेंड निकला था कि लोग गुड्स एंड सर्विसेज देते थे, खुद आके सर्विसेज करके चले आते थे, गुड्स दे देते थे जो किसी ने मांगी भी नहीं थी। आप गाड़ी पे अपनी फैमिली के साथ अक्सर जा रहे होते हैं, गाड़ी में होते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा अक्सर वो जो शीशा साफ करने वाले थे वो आपसे पूछे बगैर आपके शीशे के ऊपर पानी डाल के उसको साफ करने लग जाते हैं। यू वरंट आस्किंग फॉर दैट, बट दे डिड, ताकि आप गिल्ट फील करो, ताकि आप लायबल फील करो कि आपको उनको कुछ देना है। बट लॉ कहता है कि उनको लात मारो। लॉ कहता है कि ऐसे लोगों को आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है जिनकी जो सर्विस आपने मांगी नहीं। और अगर कोई मुफ्त में सर्विस आपको दे रहा है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन अनसॉलिसिटेड गिफ्ट। यू आर नॉट लायबल टू पे एनीथिंग बैक इन रिटर्न, क्योंकि आपने वो चीज मांगी नहीं, सो यू आर नॉट लायबल टू पे एनी कंसिडरेशन इन रिटर्न। अगर वो चीज आपने रिक्वेस्ट की होती, वो चीज आपको दी गई होती, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपने वो चीज रिक्वेस्ट नहीं की और वो चीज आपको दी गई और अब आपने रखी हुई और आपका देने का दिल नहीं करा, आप भूल गए देना, तो दे कैन नॉट हेल्ड यू लायबल फॉर बाइंग दैट थिंग बिकॉज यू नेवर बॉट दैट, यू नेवर वांटेड दैट। सही है। तो लॉ कह रहा है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज है, सो कंसिडर इट एज एन अनसॉलिसिटेड गिफ्ट। इट इज नॉट अ receipt or it is not a purchase of goods and services. फिर कह रहा है दूसरा तरीका आता है acceptance subject to contract. Acceptance subject to contract means that the offeree is agreeable to the terms of the offer but proposes that the parties should negotiate a formal contract. Neither party is bound until the formal contract is signed. Agreements for the sale of land in England are usually made subject to contract. Acceptance subject to contract must be distinguished from the outright acceptance made on the understanding that the parties wish to replace the preliminary contract with another at a later stage. Even if the immediate contract is described as provisional, it takes effect as once. कह रहा है कि acceptance as subject to contract का मतलब होता है कि when an offeree is agreeable
व्हेन एन ऑफरी एग्री कर रहा है, आपकी सारी टर्म्स पे एग्री कर रहा है ऑफर की, बट प्रपोज कर रहा है कि दोनों पार्टी को पहले एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। जब तक ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तब तक के कोई भी लीगली बाउंड नहीं होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब तक के मेरी तरफ से है, बट पहले एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। जब ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है, मतलब सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्टेंस तब है जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस एक्सेप्टेंस की बेस पे एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक हो गया जी। एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ लैंड इज यूजुअली मेड टू, इंग्लैंड में नॉर्मली जो सेल ऑफ लैंड होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसकी एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं। Acceptance subject to contract must be distinguished from outright exception made on the understanding of the party wish to replace the preliminary contract with another at the later stage। कह रहा है कि ये जो acceptance subject to contract है, इसको अलग रखो उन एक्सेप्टेंस से जो एक तो आउटराइट होती है, जो ऑन द स्पॉट हो जाती है, ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टी, दो पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग के बीच में, और बाद में अगर उनका दिल किया तो वो उसको रिप्लेस कर देंगे टू अ प्रॉपर contract even if the immediate contract is described as provisional, it takes effect as one। कहना ये चाह रहा है कि नॉर्मली क्या होता है कि एक पार्टी ने ऑफर की, एक ने एक्सेप्ट की, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हो गया, एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जरूरी नहीं है कि कोई फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हो गया और वो चलता जा रहा है। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, बट मेरी एक्सेप्टेंस उस वक्त कंसिडर की जाएगी कि मेरी एक्सेप्टेंस उस वक्त कंसिडर की जाएगी जब उसके बदले कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो। कह रहा है मेरी एक्सेप्टेंस उस वक्त मानी जाएगी जब उसके बदले कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर तुम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो मेरी एक्सेप्टेंस वैलिड है, अगर तुम नहीं बनाते तो ये मेरी एक्सेप्टेंस कभी आई नहीं। ठीक हो गया जी। फिर कह रहा है लेटर ऑफ इंटेंट आर एन इंडिकेशन बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी दैट दे मे प्लेस अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम। इंटेंशन जाहिर कर रहे हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी को कि हम ये इरादा कर रहे हैं कि हम आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये हम इरादा कर रहे हैं अभी। लेटर ऑफ इंटेंट विच इंडिकेट्स एन इंटेंशन Thus, a building contractor tendering for a large construction contract may need to subcontract certain specialist aspects of the work. The subcontractor will be asked to provide an estimate so that the main contractor can finalize their own tender. Usually, a letter of intent is avoided so as not to create any legal obligation. However, in some cases, it may be phrased so that it includes an invitation to commence preliminary work. In such circumstances, it creates an obligation to pay for that work. कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट है आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कितने का है? 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर बी कह रहा है, मिस्टर बी प्रोवाइड करता है आपको विद अ लेटर ऑफ, मिस्टर बी आपको प्रोवाइड कर रहा है विद अ लेटर ऑफ इंटेंट। उस लेटर ऑफ इंटेंट में क्या है? वो कहना चाह रहा है कि मिस्टर ए भाई प्रिलिमिनरी टास्क, शुरुआती काम, कुछ काम करना शुरू कर दो। सिंस इट इज अ बिग, कुछ तैयारियां करना शुरू कर दो, बंदे मवाद जमा करना शुरू कर दो। सिंस आई हैव एन इंटेंशन कि आई माइट कमेंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, मैं शायद तुम्हारी बात को हाँ बोल दूं, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूँ। अब ये कह रहा है हाउएवर इन सम सर्कमस्टांसेस, अब हो सकता है कि मिस्टर ए बोले चल मैं तेरी बात नहीं मानता, तू मुझे एक काम कर, 10 बिलियन है ना, तू मुझे एक काम कर, तू मुझे 1 बिलियन दे दे। वो कहता है तू मुझे 1 बिलियन दे दे, मैं काम शुरू कर दूंगा, मैं सामान जमा कर दूंगा, तेरे कहते ही मैं काम शुरू कर दूंगा, लेकिन तू पहले मुझे 1 बिलियन दे ताकि मुझे इस बात की तसल्ली हो कि तेरा ये इंटेंशन है कि तू ये काम करना चाहता है मेरे साथ। तो ये होता है लेटर ऑफ इंटेंट। इट इज नॉट मेरली एन एक्सेप्टेंस बट इट इज जस्ट टू शो एन इंटेंशन के मे बी इन द फ्यूचर इन अ मील वाइन इन फ्यू डेज आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट योर ऑफर। ठीक है जी। उसके बाद फिर कह रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ अ टेंडर, ईजी चीज़ है। हमने पहले देखा था इन्विटेशन ऑफ टेंडर्स होते थे, इन्विटेशन ऑफ ऑफर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंडर्स होती हैं। अ टेंडर टू परफॉर्म वन टास्क, एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल इज एन ऑफर
which can be accepted. Sorry, a tender to supply or perform a series of thing. एक task या series of thing, दो types हो गए हमारे पास. Such as the supply of vegetables daily to a restaurant, it is not accepted until an order is placed. It is a standing offer. Each order placed by the offeree is an individual act of acceptance, क्रिएटिंग अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अंटिल ऑर्डर्स आर प्लेस. कह रहा है कि अगर एक बंदे से हमारी डीलिंग भी, हमारा रेस्टोरेंट है, हमारे पास एक सब्जी वाले से डीलिंग हुई है. अब सब्जी वाले को हम रोज सुबह को रोज रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कहते हैं यार आज 10 किलो आलू, आज 20 किलो टमाटर, आज 30 किलो प्याज. ये हमारा रोज का ऑर्डर उसको जाता है. हमने एक दिन ये दिया, अगले दिन हमने कोई स्पेशल आइटम बना लिया. हमारा आज कोई ऐसा दिन था कि किसी स्पेशल डिश का दिन था, हमने उसके हिसाब से सब्जियां मंगवाई. जैसे जैसे ऐसे ऐसे हम उसको सब्जियों के ऑर्डर दे रहे हैं, वैसे वैसे हम उसकी ऑफर रिकरिंग बेसिस पे रोजमर्रा बेसिस पे हम उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो दैट इज अ कंटेंडर टू सप्लाई और परफॉर्म अ सीरीज ऑफ थिंग. एक सीरीज चलती जा रही है रोजमर्रा की बेसिस पे, जो मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूं, विच इट इज एन इंडिकेशन दैट आई एम इट इज अप्लाइंग दैट आई एम एक्सेप्टिंग दैट ऑफर. उसने मुझे एक ऑफर दी, उसने मुझे एक टेंडर दे के रखा हुआ था कि आपको जब जरूरत हो, आपको जब रिक्वायरमेंट हो, मुझे ऑर्डर दे देना. जैसे जैसे मैं ऑर्डर दे रहा हूं, मैं अपनी एक्सेप्टेंस देता जा रहा हूं. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. अब ये जो एक्सेप्टेंस हो गई, इसको कम्युनिकेट कैसे करें? Accept the general rule is that acceptance must be communicated to the offerer and that it is not effective and hence there is no contract until there has been done. However, this rule does not apply in all cases. कह रहा है कि जनरल रूल ये है कि सबसे पहले जब तक एक्सेप्टेंस ऑफरर को कम्युनिकेट नहीं की जाएगी, जब तक एक्सेप्टेंस ऑफरर को कम्युनिकेट नहीं की जाएगी, तब तक के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. बट हर जगह ये रूल नहीं चलता. कह रहा है वेवर ऑफ कम्युनिकेशन, पहला तरीका, द ऑफरर में डिस्पेंस विद द नीड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. सही है, ऑफरर में डिटेल, ऑफरर में एक्सप्लेन. सही है, विद द नीड ऑफ फॉर कम्युनिकेशन. ऑफरर खुद समझाएगा, ऑफरर खुद इस बात की डिटेल देगा कि उसको किस तरीके से एक्सेप्टेंस चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए उसको एक्सेप्टेंस की. सच अ वेवर मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस. फिर एक केस का ये क्या कहते हैं रेफरेंस दे रहा है, इन कार्लिल एंड कार्बोलिक स्मोक बॉल कोड 1893 इट वाज हेल्ड दैट इट वाज सफिशिएंट फॉर द क्लेमेंट टू एक्ट on the offer without notifying her acceptance on it. This was an example of unilateral contract where the offer takes the form of a promise to pay money in return of that act. कह रहा है कि ऑफर जो है ना, उसको पहले ये बात समझानी है कि उसको किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर एक्सेप्टेंस चाहिए. सही है. अब कुछ बातें ये बताई जा सकती है या कॉन्ट्रैक्ट की टाइप से बताई जा सकती है. फॉर एग्जांपल, मेरे अब्बा हुजूर ने मुझे एक ऑफ़र दी कि फर्स्ट पोजीशन लाओ और 1000 रुपये ले जाओ. ये मेरे अब्बा ने ऑफ़र दी. मेरा रिज़ल्ट आया, मैं कौन? अल्बान. मेरा रिज़ल्ट आया और मैं फर्स्ट पोजीशन आ गया. क्या मुझे अपने अब्बा को बताने की ज़रूरत है कि मैं आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ? क्या मेरा फर्स्ट पोजीशन आना इन इटसेल्फ एक एक्सेप्टेंस नहीं है? क्या मेरा फर्स्ट पोजीशन आना इन इटसेल्फ एन एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैंने आपकी ऑफ़र मान ली, मैं फर्स्ट आ गया, लाओ मुझे 1000 रुपये दे दो. सो समटाइम्स एन एक्ट इंडिकेट्स एक्सेप्टेंस. मेरे भाई ने मुझे बोला पानी पिला दो, 10 रुपये दूंगा. मैं पानी पिलाने चला गया तो मैं 10 रुपये के लिए पानी पिलाने गया हूँ ना, मैंने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली. तो मैं उसको ये बोलूँ ठीक है मैं आपकी ऑफर मानता हूँ, अब मैं पानी पिलाने जा रहा हूँ. मेरा भाई बोलेगा अबे बगैर बोली चला जाता, भाई तू पानी पिलाता तो मैं समझ जाता, तूने मेरी बात मान ली. तो समटाइम्स द एक्ट itself explains that the person is accepting the offer, but sometimes it is necessary कि acceptance verbally, orally, written form में दी जाए. किन केसेस में होगा आगे आहिस्ता पढ़ेंगे. ठीक है जी. ये तो सबसे पहले आ गया वेवर ऑफ कम्युनिकेशन के जिन केसेस में कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती. फिर कह रहा है प्रिस्क्राइब मोड ऑफ कम्युनिकेशन. द ऑफरर मे कॉल फॉर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय स्पेसिफाइड मीन्स. कह रहा है कि ऑफरर बताएगा कि कौन से स्पेसिफाइड मीन्स होंगे. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस by some other means
equally expeditious generally constitutes a valid acceptance unless specified otherwise. This would be probably apply so that so as also to acceptance by fax machine or email. The offerer would have to use very precise wording if a specified means of communication is to be treated mandatory. कह रहा है कि या तो ऑफर स्पेसिफाई कर दे या तो जनरल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनकी बेसिस पे चले. अगर एक ऑफर ने स्पेसिफाई किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस स्पेसिफाइड क्राइटेरिया में उसको प्रॉपर तरीके से, अगर उसने ईमेल बोला है तो फिर वो ये भी बता दे ईमेल कौन सा, जीमेल या आउटलुक. अगर उसने मेल बोला है तो ये बता दे इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिजिकल मेल. तो इस तरीके से वो स्पेसिफाई करके बता दे. अगर उसने स्पेसिफाई किया स्पेसिफाई मोड ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाएगा. अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर जनरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाएगा. फिर कह रहा है नो मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब. कह रहा है कि कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया. बट द ऑफरी कैन यूज एनी मोड बट ensure that their acceptance is understood if they choose an instantaneous mode or method of communication. कह रहा है कि अगर कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं स्पेसिफाई किया हुआ तो उसको चाहिए, ऑफरी को चाहिए कि वो अपनी एक्सेप्टेंस उस तरीके से कम्युनिकेट करे कि सामने वाले को, ऑफरर को समझ आ जाए, अंडरस्टूड हो जाए. और अगर इंस्टेंटेनियस है मतलब इमीडिएट है तो ज़रा सा इस बात का ख्याल रखें. अगर इमीडिएट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है तो एटलीस्ट इस तरीके से समझाए कि उसको समझ आ जाए. अब आते हैं मेन मुद्दे पे, पोस्टल रूल पे, जिसके बारे में सारी हाइप थी. हाइप ये है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिला वजह की हाइप है लेकिन समझते हैं. द ऑफरर में expressly or by implication indicate that they expect acceptance by means of a letter sent through the post. कह रहा है कि जो ऑफरर है वो या तो खुद बोलेगा या तो उसकी हरकत बताएगी कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो एक्सेप्टेंस उसको कम्युनिकेट की जाए वो किसी खत के थ्रू की जाए, बाय मीन्स ऑफ अ लेटर सेंड थ्रू अ पोस्ट. या तो वो ये बात खुद बोलेगा या तो उसकी हरकतें बता रही होंगी. अब हरकतें कैसे बताएंगी कि उसका बिजनेस, आप उसका पास नेचर देखें कि एक बंदा है जिसके यहाँ पे सारा काम ही डीलिंग खत्म होता है. एक ऐसी पार्टी है आपकी जहाँ पे कंप्यूटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जहाँ पे ईमेल के थ्रू कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होती. आज तक के 1990 की तरह वो खतों के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं. तो इट इज इम्प्लाइड, repeat after me, it is implied that he is expecting a communication from post. तुम उसको ईमेल करोगे, तुम्हारे पास उसका ईमेल एड्रेस ही नहीं, क्योंकि उसका ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो तुम्हारे पास स्पेसिफिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? पोस्ट. ये इम्प्लाइड हो गया. या तो वो खुद भी कह सकता है कि भाई मुझे खत पसंद है, मुझे खत भेजो. द पोस्टल रूल स्टेट्स दैट, अब गौर से सुनिएगा, where the use of the post is within the contemplation of both the parties, the acceptance is complete and effective as soon as a letter is posted, even though it may be delayed or even lost altogether in a post. घबराना नहीं है, यहीं रुक जाए. कह रहा है कि पोस्टल रूल हमें बताता है कि where the use of पोस्ट का इस्तेमाल is within the contemplation of both parties, दोनों पार्टीज के अंडर में है. अगर वो पोस्ट का काम दोनों पार्टीज के अंडर में है, तो एक्सेप्टेंस, अगर दोनों पार्टीज ही पोस्ट का इस्तेमाल करती हैं, भेजने वाला भी रखने वाला भी, और दोनों के लिए पॉसिबल है, द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एंड इफेक्टिव as soon as letter is posted, and even though it may be delayed or even, भाई क्या कह रहा है कि दो पार्टीज के बारे में बात कर रहा है. कह रहा है मिस्टर ए मिस्टर बी सही रहता है. किसी का नाम यूज़ करना साउंड्स अ बिट ऑफ. मुझे कभी कभी लगता है हम उल्टी सीधी एग्जांपल दे रहे होते हैं कि कोई किसी का नाम हो और उसको पसंद ना आए, ऑफेंड हो जाए. तो मैंने फिर ये खुद सोच के डिसाइड किया कि इट्स बेटर कि हम मिस्टर ए मिस्टर बी पर ज़्यादा ABCD के बीच में घूमेंगे. किसी का नाम ऐसे एग्जांपल्स में यूज़ करना माइट बी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम, तो दैट इज़ वाई कि कोई ऑफेंस ना ले बिला वजह. अच्छा जी, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. मिस्टर ए ने दी ऑफर थ्रू पोस्ट, और उसके अंदर स्पेसिफाई किया
के एक्सेप्टेंस हमें चाहिए थ्रू पोस्ट। अब ये ऑफर इन्होंने कब दी? ये ऑफर इन्होंने दी 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को उन्होंने ऑफर की। अब गौर से सुनिएगा, ऑफर वैलिड है 30 जून, चलो इसको 25 कर देते हैं। ऑफर वैलिड है 30 जून 2025 तक के। ऑफर वैलिड का मतलब 30 जून 2025 तक के मिस्टर बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। मिस्टर बी ने 30 जून तक के वो एक्सेप्ट कर सकता है। मिस्टर बी ने क्या किया? एक्सेप्टेंस दी। किसके थ्रू एक्सेप्टेंस दी? पोस्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस दी। मिस्टर बी ने पोस्ट कब किया? मिस्टर बी ने पोस्ट कब किया? डेट ऑफ पोस्ट, मिस्टर बी ने पोस्ट किया 29 जून 2025 डेट। अब यहां से इन्होंने पोस्ट कर दिया डेट ऑफ रिसीव। मिस्टर ए ने रिसीव कब किया? मिस्टर बी ने पोस्ट कर दिया 29 जून 2025। मिस्टर ए ने रिसीव किया 5 जुलाई 2025। मुझे बताएं, मुझे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मेरे प्यारे भाइयों बताएं कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हुआ? क्या ये ऑफर की एक्सेप्टेंस हुई कि नहीं हुई? सर हुई। क्यों हुई? पोस्टल रूल के थ्रू। दोनों पार्टीज के लिए पॉसिबल था कि वो पोस्ट के थ्रू भेज सके। इसने पोस्ट के थ्रू भेजा, इसने पोस्ट के थ्रू भेजा, भेजा। इसने कब भेजा? इसने भेजा 1 जनवरी 2025 को। इसने बोला एक्सेप्ट करने का टाइम है 30 जून 2025 तक के। हमने कहा ठीक है, बहुत टाइम है। मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने 29 जून 2025 को ये पोस्ट कर दिया। पोस्ट करके डिलीवर होने में लगता है टाइम। डिलीवर कब हुआ? 5 जुलाई 2025। मिस्टर ए सोच रहा होगा कि मिस्टर बी की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है, बट एक्चुअली द एक्सेप्टेंस वाज मेड, द एक्सेप्टेंस वाज कंप्लीटेड ऑन 29 जून 2025। तो मिस्टर बी जीत गया, मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। नाउ मिस्टर ए इज बाउंड इन अ लीगल एग्रीमेंट, in a legal contract, and he is bound to perform, and he is bound to fulfill his promise which is made by him in the contract. According to, under which rule? Under postal rule. Under the postal rule, the offerer may be unaware that a contract has been made. If that possibility is clearly inconsistent with the nature of the transaction, the letter of acceptance takes effect only when received. In particular, if the offer stipulates a particular mode of communication, the postal rule may not apply. क्या कह रहा है? कह रहा है कि अक्सर पोस्टल रूल में ऑफरर अनअवेयर होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। सही है। If that possibility is clearly inconsistent with the nature of the transaction, for example, कहना ये चाह रहा है कि अगर इसकी जगह ये टाइम लिमिट 30 जून तक की नहीं होती, ये फौरन की बात होती। क्या कहना चाह रहा है? कि फौरन की बात होती है कि यहाँ से हमने जवाब दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ट्रांजेक्शन दिन के हिसाब से होती है। सही है। हमारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती है कि हमें क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको प्रॉपरली एग्जाम्पल बना के बताऊं तो हमारी ट्रांजेक्शन कैसे होती है कि अगर इसकी जगह, अगर ये 30 जून वाली कहानी अगर मैं दूसरी बना लेता हूँ, इसी में बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ, कि अगर मिस्टर ए की ट्रांजेक्शन ऐसी होती कि उसको हर 2 दिन बाद, एवरी टू डे उसको ट्रेड करना है, और मिस्टर बी के पास जब उसने पोस्ट भेजा, और अब वो ट्रेड भी इतना भारी है कि मिस्टर ए के लिए
उसकी एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है, सही है। मतलब उसकी एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक कि उसको 100% अश्योरिटी नहीं होगी इस चीज़ की, जब तक कि उसको 100% अश्योरिटी नहीं होगी, तब तक कि वो इस तरह की ट्रेड पॉसिबल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है, अब जब तक कि उसकी एक्सेप्टेंस उसके पास फिजिकली फॉर्म में नहीं आएगी, तब तक कि वो उस ट्रांजेक्शन को कमेंस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उसने उस ट्रांजेक्शन को कमेंस कर लिया, अगर उसने उस ट्रांजेक्शन को कमेंस कर लिया तो उसके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में पोस्टल रूल ये गुंजाइश देता है कि ऐसे केसेस में जहां ट्रांजैक्शन और पोस्टल रूल इनकंसिस्टेंट हो रहा है और किसी एक इंसान के साथ अनजस्ट हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, तो वहां वो इसको ये रियायत देता है कि उस केस में ये एक्सेप्टेंस तभी इफेक्ट होगी जब वो रिसीव हो जाएगी, जब वो रिसीव हो जाएगी, पोस्ट नहीं। पोस्ट वाला पोस्टल रूल है, बट इन केसेस में जहां ट्रांजैक्शन इस तरह की हो जो थोड़ी इनकंसिस्टेंट होती है, जो जिसका नेचर थोड़ा इनकंसिस्टेंट होता है, जो पोस्टल रूल के साथ मैच नहीं कर पा रही, पोस्टल रूल की वजह से वो ट्रांजैक्शन कमेंस नहीं हो पा रही, उस ट्रांजैक्शन में मसले आ रहे हैं, तो फिर वहां आप इसको चेंज करके इस हिसाब से कर लें कि ये एक्सेप्टेंस तभी मंजूर होगी जब रिसीव हो जाएगी, सही है। और अगर इफ एन ऑफर स्टिपुलेट्स अ पर्टिकुलर मोड, अगर किसी और मोड ऑफ ट्रांजैक्शन को जा रहा है और उसके बावजूद भी आप पोस्ट के थ्रू चूज करें तो पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होता इसके ऊपर। पोस्टल रूल साफ उसी पे अप्लाई होता है जहां दोनों पार्टीज डिसाइड करें, जहां दोनों पार्टीज की कॉन्टेम्पलेशन हो, जहां दोनों पार्टीज एग्री हो कि पोस्टल रूल पोस्ट के थ्रू ही कम्युनिकेट करना है। अच्छा जी, ये हमारा एक्सेप्टेंस का पोर्शन पूरा हो गया। एक्सेप्टेंस का हमने पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया जो हमारी सेकंड पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट था। इस चैप्टर में, इस पार्ट में विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1, आज हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने सीखा कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो एग्रीमेंट के अंदर के एलिमेंट्स थे, ऑफर और एक्सेप्टेंस, हमने उसके बारे में डिटेल से पढ़ा। अब हमें पता चल गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्ट कब फॉर्म होता है? जब एक ऑफर आती है और एक एक्सेप्टेंस होती है और वो ओवरऑल इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या टर्म्स होती हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन आती है। बेसिकली वी विल गोना स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 2, जिसके अंदर हम अंदर के मवाद की बात करेंगे। अब हमने सारी ऊपर ऊपर की इजी चीज़ों की बात कर ली, अब हम थोड़ी टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे। तो उम्मीद है आप सबको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसको रिटेन करें, इसको जहन में रखें ताकि आप इतनी ईजीली भूल ना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।